रिएक्टिंग अगर इसमें देखें स्पीसीज। बोले, हाँ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड, और बढ़िया से लिख देते हैं, कोलाइड इन ए प्लेन, या इन ए प्लेन, कोलाइड इन ए प्लेन। अब इस प्लेन, अगर एक प्लेन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग स्पीसीज का कोलाइड कर रहा है। अब देखो हमने बोला था कि मैक्सिमम मोलरिटी, जो मोलिकुलरिटी जो हो सकता है किसी में भी, और कोलाइड इन ए प्लेन, और एक लाइन और जोड़ दे तो और अच्छा लगेगा, एक स्टेटमेंट, प्लेन इलास्टिकली, या फिर बोले हम प्लेन हेड ऑन कोलिजन, यानी कोलाइड इन ए प्लेन हेड ऑन, या इसको ऐसा करें, स्पीसीज हेड ऑन कोलिजन, maximum number of species involved in head-on collision in a plane, या इन अ रेस्पेक्टिव प्लेन, कोई एक प्लेन में, जिस प्लेन में बात कर रहा हूं, इन अ रेस्पेक्टिव प्लेन। अगर हमने, अब ध्यान दो, किसी पार्टिकुलर प्लेन में हम बताए थे कि अगर रिएक्टिंग स्पीसीज दो है तो हेड, देखो यहां सामने से हेड ऑन कॉलिजन यहां ज्यादा अच्छा होगा। एक ही तरह के मॉलिक्यूल है, ये ए है और ये ए है, तो इस तरह का सिचुएशन, और ए और बी हो गया तो भी इस तरह से हो सकता है कॉलिजन। और देखो तीन अगर लेंगे हम तो थोड़ा हेड ऑन कॉलिजन का जो चांसेज है वो थोड़ा कम होगा। अगर मान लो ये इससे हेड ऑन कर रहा है तब तक इससे थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। तो मोलिकुलरिटी 1 इजिली होगा, 2 भी इजिली हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी इक्वल टू 3 रेयर होगा, ए बी सी। और 4 तो रेयरेस्ट, 4 वाला तो पार्ट कभी होता भी नहीं, बहुत कम, ए बी सी डी इस तरह का, तो ये बहुत कम चांस है। तो हम यहां लिखे थे, ये जो है वो थियोरेटिकल कंसेप्ट, वो एक्सपेरिमेंटल है तो ये थियोरेटिकल। दूसरा, सेकंड अगर टर्म बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी, दिखाई दे रहा है ना यहां तक, यहां तक यस सर। दिखाई दे रहा है सबको, हाँ, थ्योरेटिकल। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इन पॉजिटिव। और वैल्यू जो होगा 1 2 3 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, 4 वगैरह तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। तो ऑर्डर इज सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ द पावर रेज ऑन द पावर, sum of the power of concentration raised on the rate equation is called order of reaction, and order of reaction is experimental value. The value may be either positive, negative, जीरो और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ये कभी भी होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेवर नेवर नेगेटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, जीरो कभी होगा नहीं, और फ्रैक्शन में भी कभी नहीं आएगा। क्योंकि मॉलिक्यूल जब भी होगा तो 1 2 3 4 हो सकता है, फ्रैक्शन में मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, जीरो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, और दूसरा नेगेटिव में भी नहीं। ठीक है, इसको ऐसा करो, जब भी अभी अगर मान लो नहीं लिख पाओगे तो एक काम कर सकते हो तुम लोग, एट ए टाइम स्क्रीन शॉट तो ले सकते हो, सबके मोबाइल में इतना तो फंक्शन होगा, यस सर। एक एक स्क्रीन शॉट ले लो, अगर क्लियर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ साइड हो जा रहा है। अब अगले बार से बोलेंगे टेक ए स्क्रीन शॉट, तुरंत लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। यस सर। चलो तो नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो दोनों में और डिफरेंस अच्छा से दिखेगा। जिससे पूछेंगे वही बताएगा, जिससे पूछेंगे फिर वही बोलोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख, हमने लिखा C2H5 OH plus CH3 COH to form C2H5 OCO CH3 plus H2O। ये रिएक्शन है,
और ये रिएक्शन जो एलिमेंट्री है, हमने इतना मेंशन कर दिया, तो दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, ठीक है ना। और ये ओवरऑल रिएक्शन जो हो रहा है मीडियम है, एसिडिक मीडियम में होगा। तो फर्स्ट, करिश्मा आवाज जा रही है? इसके लिए रेट इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखें? करिश्मा आवाज जा रही है मेरी? अदर्स, अदर्स यस बोलो क्या लिखें रेट इक्वेशन? रेट इज इक्वल टू व्हाट? रेट फाइव ओ कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट, हाँ, और ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो यही दोनों है ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो C2H5OH इंटू CH3COOH, ये लिख दिए, ये C2H5OH CH3COOH। अब बताओ इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, फर्स्ट इतना तो देख के फटाफट बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट? 1 अगर 1 with respect to C2H5OH and 1 with respect to CH3COH. CH3COOH. That's why overall order is equal to 2. Overall order is equal to 2. Next, molecularity. Molecularity बहुत ही simple. How many number of molecules are participate? Again, 1 molecule of ethanol and 1 molecule of acetic acid. That's why 1 plus 1 is equal to 2. So here, in this case, molecularity and order of reaction is same. यहाँ पे molecularity और order दोनों same हो गया ना? दोनों same है ना? ठीक है। यस सर। अब ध्यान देना, नेक्स्ट एक और सेम यही इसी क्वेश्चन को ऐसे रखते हैं, यहाँ ध्यान दो, हम एक लिख रहे हैं CH3, इसको हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर बोल रहे हैं, CH3COO C2H5, सेम रिएक्शन, और यहां हम लिख रहे हैं वाटर, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, और ये हम लिख दिए एक्सेस, वाटर इज इन एक्सेस और मीडियम इज एसिडिक, दैट्स व्हाई इट डिसोसिएट इनटू CH3COOH। जो ऊपर रिएक्शन लिखे हैं जस्ट उसका उल्टा लिख रहे हैं, ये हो गया ऐसा। तो इस केस में अगर हम फिर लिखें, दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, एंड अगेन रेट इक्वेशन इज व्हाट? कोई बोलो। into KCH3COO CH3CO C2H5, C2H5 हाँ, और इंटू H2O S2 rate constant K. और रेट कांस्टेंट K, करेक्ट, ये हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोले तो क्या होगा बोलो? 1 plus 1 2 1 plus and molecularity is equal to, molecularity is equal 1 to plus 1 2 हाँ 1 plus 1 2 1 plus 1 2, हाँ, बट हियर दिस केस दिस इज रॉन्ग, ये पार्ट जो है वो गलत है। अब ध्यान देना, इसी बात को समझना है कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन है, इफ ए गिवन केमिकल रिएक्शन one of the product is present in large excess amount, if one of any product is present in large excess amount, then you put the order of reaction with respect to this, order of reaction with respect to those reactant is 0। हमेशा अगर कोई large excess में present है तो हमेशा उसके चलते order of reaction क्या लिखेंगे हम? 0, क्योंकि वो ज्यादा है। तो अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में अगर चेंज भी हो गया, 1-2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट भी कर लिया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो। नो सर। नहीं ना, तो इसलिए बता रहे थे कि गलती होगा, इसलिए हम एक एग्जांपल अलग से ली। तो देखो इस केस में हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने आप लिखेंगे, जब भी कोई एक्सेस लिखा होगा ये ध्यान देना होगा हमको, क्वेश्चन जब पैटर्न को देखेंगे तो देखेंगे अगर कोई लार्ज एक्सेस दिया होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस लार्ज एक्सेस रिएक्टेंट इज 0, हमेशा पुट करना 0 जब भी लार्ज एक्सेस लिखा हो। तो अब बताओ यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0, तो 1 होगा। So those reaction in which order of reaction is 1 and molecularity of reaction is 2 is called pseudo first order reaction। ये था सेकंड ऑर्डर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, whereas this reaction is called pseudo first order reaction। दिखने में लग रहा है कि 2 होना चाहिए, pseudo
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बता दोगे, डिफाइन कर लोगे? बोलो, डिफाइन करना इजी है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को, फटाफट बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यानी those chemical reaction in which one of the reactant is present in large excess amount, that's why the order of reaction with respect to those reactant is zero, and in this case hydrolysis of ester, the order of reaction with respect to ester is 1, and here water with order of reaction with respect to water is equal to 0, that's why overall order is equal to 1, and then this type of reaction is called pseudo first order reaction. Pseudo means false होता है, तो दिखने में एक्चुअल में 2 लग रहा था पर वो हुआ नहीं, क्योंकि एलिमेंट्री था तो हमको ऑर्डर इसके चलते भी 1 लिखना था, लेकिन रीजन बता दिए क्यों नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल से और अच्छा लगेगा, क्योंकि अब और इम्प्रूवमेंट इसमें करेंगे, थोड़ा इंटरेक्टिव बोर्ड और ये बोर्ड दोनों का यूज करेंगे, वहां से पावर पॉइंट भी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे, तो थोड़ा और इजी होगा तुम्हारे लिए। कुछ पॉइंट जैसे डिस्कस करने वाला होगा उसी पर डिस्कस करेंगे बोर्ड पे। नेक्स्ट, तो अब हम लोग शिफ्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज, यहां से दिखाई दे रहा है ना, बोलना ये पार्ट क्लियर दिखाई देता है? सर थोड़ा ऊपर हो रहा है। ज्यादा ऊपर हो गया, हाँ इसलिए पूछे, एक बार बता दोगे तो फिर कल से आइडिया हो जाएगा। कोई नहीं, इंटीग्रेटेड यहाँ ठीक है? अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेटेड sir. रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल तुम्हारे बुक में इन्हीं दोनों से है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड हियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दोनों के लिए लिखेंगे एक साथ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखो इसमें लेट कंसीडर अ जनरल केमिकल रिएक्शन ए टू फॉर्म प्रोडक्ट, और इधर भी लिख देते हैं ए टू फॉर्म प्रोडक्ट। एट टाइम टी, टाइम 0, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0 एंड प्रोडक्ट इज 0। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट 0 होगा। एंड टाइम टी when it produced x mole per liter, then it transform to, यहाँ का कितना हो जाएगा ये a नॉट माइनस एक्स, क्या होगा a नॉट माइनस एक्स। अच्छा, कभी भी एक और भी कंसिडरेशन यही कर रहे हैं, a नॉट माइनस एक्स तो हम लोग a भी बोलेंगे, ये भी ध्यान रखना, जब जरूरत पड़ेगा तो हम ये भी लिख सकते हैं। सेम यही पॉइंट यहाँ भी रिपीट कर दूं, when time is equal to 0, initial concentration of reactant is equal to 0, and here a naught or t, a naught minus x, and here x. अब rate of reaction लिखें तो rate of reaction is equal to minus dA by dt, और dA by dt लिखें या d प्रोडक्ट लिखें, कुछ भी प्रोडक्ट में कुछ भी लिख सकते थे। चलो प्रोडक्ट को लेकर अगर इशू है तो यहाँ b लिख देते हैं, ऐसे लिख दिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो, रेट इक्वेशन से इसको कोरिलेट करो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम रिएक्टेंट, और यहाँ चूंकि ऑर्डर है 0 तो इसके पावर में क्या लिखना पड़ेगा बोलो, 0। यहाँ 0 पुट कर देते हैं 0, और यहाँ यही चीज सेम रिपीट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बोलते जाओ तुम लोग भी कुछ, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी, प्रोडक्ट के चलते प्लस में साइन होगा,
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, के, ए और ए ऑर्डर हमको ऑर्डर रखना है फर्स्ट, तो 1 रखना पड़ेगा हमको, ए टू द पावर 1। अब ये तुमको पता है ये दोनों का जो वैल्यू है, यहां से सॉल्व करते थे तो क्या आता था बोलो, dx बाई dt आता था ना, आता था या नहीं बोलो, इसके चलते भी वही आएगा और इसके चलते भी वही आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालते थे तो दोनों के चलते वैल्यू सेम, क्योंकि देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो माइनस ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बाई टी, और यहां भी कर लो एक्स माइनस जीरो बाई टी माइनस जीरो, क्या होगा एक्स बाई टी। सेम आता था कि यस नहीं, ये तो पहले फर्स्ट क्लास में हम लोग यही पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो इन दोनों की जगह पे हम ये लिख रहे हैं dx बाई dt इज इक्वल टू के। अब a टू द पावर जीरो मीन्स क्या बोलो, 1 1, तो रहने देते हैं एज इट इज। और यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की जगह पे फिर वही बात लिखेंगे, dx बाई dt इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो के, और a की जगह पे ये a जो है वो क्या है बोलो, e टाइम को ए नॉट माइनस एक्स। ए नॉट माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए नॉट माइनस एक्स, ऐसे रखिए। क्योंकि हम ये x टाइम के लिए देख रहे हैं इसलिए हम भी, जब ये x बना होगा तो डेफिनेटली यहाँ रिएक्टेंट में ऐसा कुछ चेंज हो रहा होगा। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन, देखो नाम ही है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वाई वी वी वांट टू कैलकुलेट देयर रेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। हम चाहते हैं हर टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन और टाइम का क्या रोल होगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो तुम्हें पता होगा तुमको इंटीग्रेशन का मतलब क्या, छोटे छोटे हर टाइम को हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, और उधर भी हम हर टाइम इंटरवल के लिए जीरो से लेकर टी टाइम तक के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं कि वैल्यू कैसे वो वेरी करता होगा। तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करो, तो इस केस में यहां इंटीग्रेट करिए, तो लिखें इंटीग्रेट किए dx, सॉरी इससे इसको ऐसे लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू के डी टी, और यहां क्या लिख सकते हैं बोलो, जल्दी बोलो, यहां क्या लिखेंगे dx बाई ए नॉट माइनस एक्स, यहां तो स्पेस रहना, यहां लिखते हैं dx, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं ये बताना, इधर दिखाई देगा अगर लिखेंगे तो यहां तक, से थोड़ा साइड। नो सर। नहीं दिखाई देगा ना, नहीं दिखाएगा तो यहीं लिखते हैं, तो dx बाई ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, यहां तक चलेगा। अब ठीक से समझ में आ रहा है ना सबको, यस यस सर। तो अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों साइड में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक बार, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो देखो यहां इधर उधर, तो देखो लिखेंगे डी डी एक्स इज इक्वल टू के, देखो कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन में हमेशा क्या करते हैं बाहर, अगर किसी को नहीं पता हो तो जो बायो वाले होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो कम से कम इतना मालूम होना, तो डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिख दिए। अब ये जीरो से लेकर एक्स तक कर रहे हैं, फाइनल इनिशियल जीरो हर पॉइंट एक्स तक कंसंट्रेशन क्या होगा कैसे चेंज करेगा, और ये जीरो से जिस समय ये एक्स होगा उस समय टाइम क्या रहा होगा टी, तो जीरो से टी के लिए करेंगे। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू देखो dx का क्या हो जाता है वैल्यू x, और चूंकि हम जीरो से x तक किए हैं तो हम क्या लिखेंगे x माइनस जीरो, ये हो गया मेरा, और इसको सॉल्व कर लो तो के टी, के टी आएगा, चूंकि t माइनस जीरो करोगे तो t माइनस डी टी का तो t होगा, और t माइनस जीरो करोगे तो सिर्फ के टी होगा। तो यहाँ जो रिजल्ट सॉल्व करके आया वो x इज इक्वल टू के टी। और यहाँ देखो जब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट यहां करने के लिए हम लिखेंगे 0 टू x, कोई बताओ फॉर्मूला अगर पता हो तो, अगर सर सामने यहाँ फॉर्मूला क्या लिखा हो, देखो अगर मान लो यहाँ लिखा हो इंटीग्रेशन में ऐसे हो dx भाई कुछ भी लिखा हो b माइनस एक्स ऐसे लिखा हो, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो हम लोग इसका रिजल्ट क्या आएगा सॉल्व करके बोलो, अगर जीरो से अगर हम कुछ देख रहे हैं x के लिए तो क्या लॉग ए लिखेंगे नॉट हम, माइनस लिखेंगे माइनस एल एन बी माइनस एक्स, ये आता है, ये फॉर्मूला है, ये तो सीधे फॉर्मूला है, इसमें हम क्या करें। तो देखो यहां लिख रहे हैं माइनस एल एन, माइनस को बाहर ही रहने देते हैं, एल एन बी माइनस एक्स, और ये वैल्यू जीरो से लेकर हमको एक्स तक वेरी करना, और ये हो गया के टी।
तो इसका क्या क्या वैल्यू होगा बोलो, क्या लिखेंगे हम इसको जब सॉल्व करोगे तो एक बार जीरो कर दोगे, क्या वैल्यू पुट करोगे, एक्स का वैल्यू जीरो करोगे तो फिर ln b होगा, और एक एक्स का वैल्यू एक्स रखोगे तो क्या होगा, ln x हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे ln b माइनस, ये प्लस में हो जाएगा चूंकि माइनस में इंटू माइनस, तो ln b माइनस एक्स ऐसा लिख दिए इज इक्वल टू के टी। और पता है तुमको कि लॉग m माइनस लॉग n को क्या बोलते हैं, लॉग m बाई n। तो इससे इसको ट्रांसफॉर्म कर दो, नीचे तक दिख रहा है या नहीं, ln b यस b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो ये यहां तक हो गया। अब ln को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं बोलो फटाफट, 2 पॉइंट, जल्दी बोलो। लॉग तो हम लोग b की जगह पे ए नॉट लिख रहे थे ना हर बार, तो ए नॉट, इसको ए नॉट कर दो, ए नॉट, जहां जहां b है वहां ए नॉट कर दो, फॉर्मूला बताए थे ए नॉट, ये हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। दिक्कत कैसे है? दिखाई दे रहा है ना क्लियर, बोलो। हमको लगता है उधर जो फॉर्मूला लिखे हैं उधर दिखा नहीं सबको, अब दिखा क्या सर थोड़ा और। आवाज, थोड़ा देखो देखो दिखाई देगा, देखो अब ठीक है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए, यस सर। स्क्रीनशॉट, हाँ ये सर। चलो तो आगे आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू सिर्फ दोनों याद रखना, ये और ये वैल्यू सिर्फ याद रखना, बाकी इसको हटा रहे हैं। तो देखो हम लोग यहाँ लिखे x इज इक्वल टू व्हाट, के टी, के एक्स इज इक्वल टू के टी। और यहाँ क्या लिख रहे थे, ln, बोलो, ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, के टी, ये भी था। अब दोनों तरफ चूंकि एक्चुअल में कभी क्वेश्चन में ज्यादा तुमको रेट कांस्टेंट निकालने आता, तो के इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स बाई टी, और एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो, ये देख रहे हो ना, के इज इक्वल टू एक्स a बाई टी। minus a naught. हाँ ये हो गया। अब देखो यहाँ इसको इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करें तो लिख सकते हैं के इज इक्वल टू, देखना इसको एल को ब्रेक कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या, 2.303, 2.303 बाई ये टी स्मॉल इधर चला गया, और लॉग, तो क्वेश्चन तो इसी से बनेगा, तुमको एल से तो बनेगा नहीं, तो ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स। एक तो तुम्हारा ये सेगमेंट, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल तुमको इसी फॉर्मूला से मिलेगा, मैक्सिमम लगभग अप्रॉक्स 60% न्यूमेरिकल जो होगा इन्हीं दोनों फॉर्मूला से तुम्हारा क्वेश्चन बनना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ए नोट इज व्हाट, ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं कि ए नोट याद हो जाए और पता ही नहीं चले कि ए नोट है क्या, तो ए नोट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट प्रोडक्ट, यहां प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है, ए नोट माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यहां तक ठीक है। अब सोचो इस रिएक्शन के लिए बात करो उसके लिए कि ये इन दोनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जितना भी तुम इसका एप्लीकेशन देखोगे तो फर्स्ट ऑर्डर का एप्लीकेशन बहुत ही ब्रॉड है, जितना भी रेडियो एक्टिव डीके होता है आगे तुमको पढ़ने के लिए मिलेगा 12th क्लास में, न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिजिक्स में सेकंड बुक में, तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई एक चैप्टर होगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई देखे होगे अगर बुक में, तो ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा तुमको, तो वहां फिर तुमको वापस यही सेम मिलेगा तुमको, बस वहां ए नहीं लिखकर कैपिटल एन लिखा होगा, एन नॉट बाई एन करके लिखा होगा, एन नॉट मतलब हो गया इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जो भी न्यूक्लियाई होगा, और ये होगा यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स फाइनल, वो कहाँ से कहाँ पहुंचा, वो बस इतना ही चेंज होगा, लेकिन तब फॉर्मूला सेम रहेगा। तो रेडियो एक्टिव डीके जो भी होता है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है,
दूसरा एक और भी इंटरेस्टिंग है, रेडियो एक्टिव डीके के अलावा जितना भी तुम बैक्टीरियल ग्रोथ देखते हो, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ देखते हो, बैक्टीरियल ग्रोथ भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। यानी कोई भी बैक्टीरियल डिजीज होता है तो उसमें अगर किसी अगर पैथोलॉजिस्ट को अगर कैलकुलेट करना हो कि इतने टाइम से अगर उसमें ये पैथोजन है तो पैथोजन का कितना ग्रोथ हो गया और कितने माइक्रोब्स उसमें जनरेट हो गए होंगे, तो भी हम फर्स्ट ऑर्डर के डिकम्पोजिशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन कोई मेडिसिन अगर किसी को देते हैं और पैथोजन को अगर हम पैथोजन उसमें से डेथ होने लगा मेडिसिन खाने से, तो डॉक्टर ये भी कैलकुलेट करके बता सकता है कि वो मेडिसिन अगर पैथोजन का ग्रोथ इस हिसाब से हो रहा है तो वो मेडिसिन कितने वीक तक चलाना है हमको, जिससे ये या कितने दिन में ही वो कंप्लीट वो पैथोजन का डेथ हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? बोलो। यस सर। तो ये हो गया। इवन जीरो ऑर्डर में देखोगे तो जितने भी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, वो ऑल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सब वो जीरो ऑर्डर में तुम यहाँ रख सकते हो, इसको जीरो ऑर्डर में कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ वाले को ये रेडियो एक्टिव डीके वाला बोल दिए तुमको, ये इसमें फर्स्ट ऑर्डर में तुम रख सकते हो उसको। ठीक है ना? अब हम लोग ये चलते हैं, देखना है हमको कि दोनों में टाइम कंप्लीशन के लिए टाइम देखना चाहते हैं कि आखिर कितने टाइम के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और कितने टाइम के बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो देखो, अगर हम लिख दें इफ t इज इक्वल टू टाइम जो है वो t कंप्लीशन हो जाए, t कंप्लीशन, टाइम फॉर कंप्लीशन। तो सोचो अगर t टाइम कंप्लीशन हो गया, यानी टाइम कंप्लीशन को कैपिटल T लिख दें, इतने टाइम के बाद वो कंप्लीट हो जाता हो, तो सोचो जब कंप्लीट होगा तो अभी हम थोड़ी देर पहले लिखे थे A to B, ये रिएक्टेंट था और ये A0 कंसंट्रेशन था और ये 0 था, ये X था, तो ये क्या हो रहा था A0 माइनस एक्स। अब सोचो अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है वो किसका हो जाए, बोलो, प्रोडक्ट का हो जाए, है ना? तुम किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने के बारे में क्या कर सकते हो कि those reactions are complete in which initial concentration of reactant is completely transformed into same concentration completely transformed into product। अगर उतना ही कंसंट्रेशन अगर पूरे के पूरे प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो गया तो द रिएक्शन इज कंप्लीट हो जाएगा ना? बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। तो देखो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये x, तो देन x चेंज होकर क्या हो जाएगा A0, x का वैल्यू क्या हो जाएगा A0। तो सोचो k इज इक्वल टू, यानी हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू हो गया A0 और बाई क्या t, तो दैट्स व्हाई t इज इक्वल टू A0 बाई k। A0 बाई k टाइम में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये हो गया टाइम फॉर कंप्लीशन। बट यहां बात करो, ये A0 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, बोलो? A0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वही तो हम बोलना चाह रहे हैं। तो A0 माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो गया, ये A0 हो गया। अब ये A0 लिखेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना कि log 1 का वैल्यू क्या होगा 0। तो हम लिख सकते हैं when t इज इक्वल टू टाइम फॉर कंप्लीशन, अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं when A0 माइनस एक्स टेंस टू बी A0, दैट्स वाई log A0 माइनस A0, ये A0 डिवाइड बाई A0 इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 0। ओवरऑल वैल्यू 0 हो गया। तो तुम क्या बोल सकते हो k इंटू टी इज इक्वल टू 2, वैल्यू क्या हो गया 0, तो t इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो? 0 बाई के 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर। हाँ बोलो। यस सर, ठीक है। पॉसिबल है टाइम 0 हो? नो सर। टाइम 0 में तो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होता। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होता वो, नेवर गोज टू कंप्लीशन। नाउ व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ, अब देखना चाहते हैं हम t इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम और पीरियड जो लिखना लिखो। यानी कभी कभी ये क्वेश्चन डिफाइन करने में भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ टाइम, द टाइम एट विच the concentration of reactant is exactly equal to half of the initial concentration। वो टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का एग्जैक्टली हाफ हो जाए, उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, हम हाफ लाइफ टाइम। तो बताओ व्हेन t इज इक्वल टू टी हाफ, देन फाइनल कंसंट्रेशन जो x है वो क्या होना चाहिए, A0 by 2। करेक्ट, x इज इक्वल टू A0 by 2। दैट्स व्हाई यू सॉल्व
के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, ए नॉट बाई 2t 2t। इसको इस तरह से करें टी के टर्म, तो t इज इक्वल टू टी हाफ हो गया, तो टी हाफ इज इक्वल टू होगा ए नॉट बाई 2k। तो दिस इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ दिस रिएक्शन। एंड हियर टी हाफ इज इक्वल टू, अगर यहां अगर हम t इज इक्वल टू टी हाफ लिखें तो क्या लिखेंगे बोलो, 2.303 बाई के और लॉग, बोलो ये इनिशियल तो ए नॉट है और फाइनल क्या होगा ए नॉट बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू होगा log 2। और log 2 का वैल्यू कितना होता है बोलो, 0.3010। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.693 बाई के इज इक्वल टू टी हाफ। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो एक तरफ हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर और एक तरफ क्या है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। टेक लो एंड टेक ए स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? सर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, मतलब सर कभी कंप्लीट नहीं होता। नहीं होगा कभी कंप्लीट, कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी बोल सकते हो नेवर गोज टू कंप्लीशन मींस क्या हो गया, दैट इज इनफाइनाइट टाइम टेकन फॉर देयर कंप्लीशन। इसमें कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम। अब जो डिफाइन नहीं कर सकते उसी को तो इनफाइनाइट बोलते हो ना। यस सर। तो स्क्रीनशॉट लिए सभी लोग? यस सर। बोल भी नहीं रहा है कोई। पिछले क्लास से तो ठीक लग रहा हो ना कम से कम बोर्ड पे पढ़ने से। थोड़ा ठीक लग रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब बस फटाफट अब इसको समराइज कर देते हैं। तुमको इतना ज्यादा, एक तो तुमको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आना चाहिए, उसको सिर्फ टी हाफ निकालना चाहिए। कंप्लीशन वाला पूछे ना पूछे, लेकिन हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला दोनों का मालूम होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो रेट कांस्टेंट का और एक ये, दोनों तुमको याद रखना। तो देखो अब इस पूरे पोर्शन को हटा रहे हैं और शॉर्ट बस लिख रहे हैं। फॉर्मूला ही तुमको अंत में याद रखना है। रेट इक्वेशन भी कभी कभी आएगा सॉल्व करने को, ठीक है। तो बस फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्लास है क्या इसके बाद, k इज इक्वल टू, यहां जो लिख रहे थे के टी इज इक्वल टू, हम क्या लिखे x, और यहां क्या आया के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, फॉर्मूला नंबर 1। अब हम यहां लिख सकते हैं ये के टी इज इक्वल टू दिस। अब एक और क्या फॉर्मूला लिखे हम लोग कि एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम बताए थे तुमको ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, जल्दी बोलो। ए नॉट इसी माइनस फॉर्म में, हाँ तो इसी की जगह पे लिख रहे हैं। तो x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए नॉट माइनस ए। तो यहाँ देखो इस तरह से लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए। तो दैट्स वाई ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और यहाँ अगर यहाँ लिखेंगे तो देखो अगर हम एक्सपोनेंशियल पुट कर दिए e टू द पावर के एक्सपोनेंशियल कर दिए तो एल हट जाएगा यहाँ से, और ये क्या होगा ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, और माइनस के टी कर दे अगर हम इसको क्या करते हैं e टू द पावर माइनस के टी, तो वैल्यू क्या होगा ए नॉट माइनस एक्स बाई ए नॉट, ठीक है ना। और ए नॉट माइनस एक्स को क्या बोल रहे हैं ए, तो लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। एक फॉर्मूला ये भी है, दोनों के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है तुमसे, ये भी ध्यान रखना। प्लस एक्स होना चाहिए। कौन सा प्लस एक्स होना चाहिए? सर ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस तुम प्लस एक्स। कंफ्यूज नहीं हो, इसके जगह पे हम लिखे हैं ए। अब बोलो, यस यस। बोले थे ना कि कभी लिखेंगे ये भी। और तो एक फॉर्मूला ये दोनों का, दूसरा रेट कांस्टेंट के लिए देख रहे थे k इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम लोग, रेट कांस्टेंट निकालना हो तो क्या लिखते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला इसमें k इज इक्वल टू क्या लिखेंगे एक्स वाई टी, और यहाँ k इज इक्वल टू क्या लिखते थे 2.303 बाई टी
log ए नॉट बाई ए नॉट माइनस एक्स, ये लिखे, ठीक है ना। और टी हाफ के लिए फॉर्मूला क्या लिखे, टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो, ए नॉट बाई 2k, एंड हियर टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से करेंगे। ये वाला देख लो यहाँ से कि देखो टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डायरेक्टली है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू initial concentration of reactant, but here T naught is independent of the concentration, is T naught is independent, ये T half क्या है इसमें, independent of the concentration of reactant, of concentration of reactant। देख रहे हो ना, उसका टी हाफ का कोई लेना देना नहीं है कंसंट्रेशन से, बट इसका लेना देना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे कि आखिर टी हाफ को अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना। अब जैसे देखो ना, हमको टी हाफ और ए नोट के बीच में ग्राफ नोट करना, फटाफट कोई बताओ। एक बार हमको ए और टाइम के बीच में ग्राफ नोट करना है, तो कैसा होगा ग्राफ, सोच सोच के बताना जरा। देखो हम लिख दिए ए और टाइम के बीच में ग्राफ, कोई बताएगा हमको। फिर किसके बीच में, टी हाफ, हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग अपना बना के बताना। टी हाफ और ए नोट के बीच में ग्राफ क्या होगा, और एक ग्राफ टी हाफ और एक्स के बीच में, या एक्स और टी के बीच में बताना क्या होगा। या तो ठीक है, सेम काम यहां भी करना। एक बार लॉग ए वर्सेस टी का ग्राफ बताना, ठीक है ना। एक बार टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बताना, और एक बार ए वर्सेस इससे, ये वाला से बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल वाले से, ए वर्सेस टी का ग्राफ बताना। सोचना, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे डिस्कस। ये तीनों ग्राफ लेकिन नोट कर लो, ये कल बना के रखना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद है ना। ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, क्या लिख देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, हियर m इज इक्वल टू, m इज इक्वल टू, बोलो, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, m इज इक्वल टू स्लोप एंड c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट। सॉरी सर। चलो इसमें यहीं तक, ठीक है ना। यस इसको नोट कर लो, आज यहीं तक रहने दो। और 2 मिनट अभी कोई रिमूव नहीं होगा, क्योंकि अटेंडेंस अभी थोड़ा बनाएंगे लास्ट में। और अभी एग्जाम का पैटर्न बता देते हैं, अभी क्लास नहीं है ना किसी का, नो सर, नो सर। तो एक बार एग्जाम के बारे में जान लो, नहीं तो फिर मुश्किल होगा। स्क्रीनशॉट लिए थे ना या नहीं, यस सर। क्लास ले रहे थे सर, क्लास पूरा था गए थे। हाँ तो आवाज आ रही है ना। यस सर। हाँ एक Yes, मिनट sir. वेट करो। हाँ देख, एक बार देख लो एग्जाम का पैटर्न, नोट कर लेना। हर 3 चैप्टर से सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिख लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, 4 और 5 हो सकता है।
12 हो या 15 हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नोट कर लिया ना। फिर हर सेक्शन से दो दो एसर्शन रीजन, हर सेक्शन से दो एसर्शन रीजन। नोट कर लिए। यस सर। नेक्स्ट, यानी 6 मार्क्स इधर से हो गया। अब नेक्स्ट कर लो। एक मिनट। हाँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उसमें मल्टी एसर्शन रीजन के बाद एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स का सॉलिड स्टेट से। क्या पढ़ लोगे इसमें? तो एक जो चार्ट बताया था ना, समरी चार्ट, याद होगा, क्यूट आवर मदर करके। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो उसका पूरा चार्ट पढ़ लेना अच्छे से, यानी ब्रेविस लेटिस, इंटरफेशियल एंगल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, हो जाएगा ना। फिर साइड लेंथ का रिलेशन, यस सर। तो ये पढ़ लेना, उसी से पैसेज होगा, तो पैसेज बन जाएगा। उसके बाद सबसे न्यूमेरिकल, तीनों से दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल, बस इतना ही। ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है, लीव कर जाओ। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.